हेलो स्टूडेंट्स। तब आज हम लोग फिर फिजिक्स में चल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। फिजिक्स में दोस्तों इसके पहले जहां तक हुआ था उसको आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक और नया प्रूफ है जिसमें पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का है एनसीईआरटी। न्यूटन फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें न्यूटन का जो फार्मूला था ये थोड़ा सा अलग बेस पे इन्होंने लिया। ये न्यूटन का अपना मानना था। उनका ये कहना था कि जैसे हम लोग सारे डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, इसके पहले साइन कन्वेक्शन में आपको बताया गया था कि सारे जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर सी से, यानी कि इसके प्रकाशिक केंद्र से। जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरी मेजर करते थे ना। लेकिन दोस्तों न्यूटन ने ये कहा कि अगर हम सारे डिस्टेंस को यहां से ना मेजर करके बस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस अब इसके फोकस से मेजर करेंगे। ये न्यूटन का अपना मानना था कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फोकस से मेजर किया जाए। और उनका कहना था कि अगर ये यक्स हो, सपोज दैट कि इसको हम लोग यक्स डैश कंसीडर कर लें, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एफ डैश हो, और यहीं से इसका जो डिस्टेंस होगा जो फोकस पॉइंट का, उसको हम लोग एफ डैश से अगर डिनोट करें। इसी तरह से अब इधर सेकेंड फोकस जो आप देख रहे हो, इससे जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम लोग वी डैश अगर मेजर करते हैं, सॉरी वी मेजर करते हैं, सॉरी इसको एक्स मेजर किया जाए। अगर सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस एक्स मेजर किया जाए और इसका फोकस पॉइंट जो है यहां से एफ मेजर किया जाए, ये तब न्यूटन का यह कहना था कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एक इस फार्मूले से दिया जाएगा, एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश। दोस्तों इसको हम लोग पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बोलते हैं, न्यूटन फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। ठीक है, ये तो जान गए। लेकिन दोस्तों हम लोग इसका प्रूफ करने चल रहे हैं। देखो प्रूफ में यहाँ पे किया क्या गया कि एक थिन लेंस लिया गया है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया गया है एक स्ट्रेट रे लेकर पैरेलल जाते हुए। आप जानते हो कि पैरेलल रे जब रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से अपवर्तन इसका होगा तो इसके फोकस से पास करेगा, और एक किरण हमने इसके फोकस से ले जा करके जब फोकस से जाने वाली रेज फिर क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ऐसा करके आप फिगर ड्रा करो। देखो दोस्तों आप चाहोगे तो फिगर को हम चाहें तो यहाँ से भी ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से अब जैसे लेकर के जाओ तो फिर यहाँ भी यही मीट करेगा ये। इसको ऐसे भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, लेकिन फिगर को थोड़ा सा क्लियरिटी देने के लिए इस लाइन को हमने इग्नोर किया हुआ है। आप चाहोगे तो इस फिगर से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। चलो रही बात प्रूफ की, तो चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा। यहां से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे दोस्तों इन ट्रायंगल ओ ओ डैश एफ डैश और सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। मिला ओ ओ डैश एफ और सी बी एफ डैश, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे दोस्तों। ठीक है, समरूप त्रिभुज, इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। और आप जानते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। तो चलो चलते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें ओ ओ डैश है, इसको हम लोग ओ ओ डैश बोलेंगे। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, सी बी है। अच्छा, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, एफ डैश हो, और इस ट्रायंगल का बेस एफ डैश सी। इसको आप दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट ले लेते, ये अभी रहने दो। अच्छा, इतना ठीक है ना। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल को लेकर के हमने अप्लाई कर दिया, ये ज्योमेट्रिकल रूल है, अप्लाई कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे,
बस ये ध्यान रखना, जैसे ही दोनों सिमिलर ट्रायंगल में जाओगे आप सीबी को आप चाहो तो इसके पैरेलल रेज दोनों चल रही है ना, पैरेलल रेज है तो सीबी को आप आई आई डैश सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आप सीबी को आई आई डैश कर दो और यहाँ एफ डैश ओ अपान एफ डैश सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करके छोड़ दो आप यहाँ पे। ठीक है, चलो अब दोस्तों चलते हैं इस साइड में आ जाओ। इस साइड में आओगे तो यहाँ पे ये ड्रॉ करते हो, अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इस ट्रायंगल को देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, इन ट्रायंगल, ये ऊपर वाला लेते हैं ट्रायंगल, तो सी ए एफ, सिमिलर ट्रायंगल एफ आई आई डैश। ठीक है, अब फिर से सिमिलर ट्रायंगल आप इसमें जाओगे तो सी ए लिखोगे पहले और उधर का जाओगे तो आई आई डैश होगा, और इस ट्रायंगल में दोस्तों जो बेस है इसका सी एफ होगा, और दोस्तों उस ट्रायंगल का जो बेस है वो एफ आई होगा। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, अब जो ये जो सी ए साइड है इसको हम उल्टा इधर लेके भागेंगे तो ये ओ डैश लिखा जा सकता है, ये दोनों पैरेलल रेज है ना, तो सी ए को ओ डैश लिखा जा सकता है। तो सी ए को अगर जैसे ही आप ओ डैश लिखोगे, यहाँ फिर से आई आई डैश और ये सी एफ अपान एफ आई। दोस्तों इसको आप इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसमें एलएचएस दोनों का इक्वल है ना, तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को देखोगे एलएचएस दोनों का एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी बराबर कर लिया जाए। तो आरएचएस को पहले लिखेंगे एफ डैश ओ अपान एफ डैश सी, और यहाँ पे लिखेंगे तो सी एफ अपान एफ आई। ठीक है, यहां तक आने के बाद अब आ जाओ जरा न्यूटन के स्टेटमेंट में। दोस्तों न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हम फर्स्ट फोकस से अगर एक्स डैश कंसीडर करें, और जो फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस है उसको हम सी एफ डैश यानी एफ डैश कंसीडर करें। इसी तरह से सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस एक्स मेजर करें, और इसके सी से ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ एफ मेजर करें। तो ये फार्मूला था, लेकिन हम उस कंडीशन को अब यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एफ डैश ओ डिस्टेंस ये जो मेजर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ से एफ डैश ओ, तो इसका मतलब इस डिस्टेंस को दोस्तों हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स डैश। हम फर्स्ट फोकस से मेजर यहाँ से मेजर करेंगे। इसके बाद एफ डैश सी, दोस्तों ये देखो एफ डैश सी, ये डिस्टेंस क्या है, एफ डैश सी आप इधर जाओगे ना तो इसको एफ डैश लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप सी एफ का देखो, ये सी एफ है तो सी एफ को आप एफ लोगे यहाँ पे, और जो एफ आई है आप उधर जा रहे हो ना, एफ आई मीन्स उधर जा रहे हो। एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स डैश, और एफ डैश का जो डिस्टेंस है आप यहाँ से मेजर करोगे ना यहाँ से, क्योंकि केवल ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताया था उन्होंने, न्यूटन ने, तो इसको आप माइनस एफ डैश लिखोगे ना यहाँ पे, ये माइनस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, केवल न्यूटन के फार्मूले में ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है, इसी को कंसीडर करना है। ये एक्स डैश लिया गया है और ये एक्स लिया गया है और ये फोकल लेंथ एफ डैश है, तब ये फार्मूला है। तो एफ डैश ओ को हम माइनस एक्स डैश मेजर करेंगे, लेकिन एफ डैश सी आप जो देख रहे हो दोस्तों, इसका डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करने वाले हैं सी एफ डैश, तो इसको आप लिखोगे माइनस एफ डैश, लेकिन सी एफ का डिस्टेंस आप देखो यहाँ से, फिर अब ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब फिर नीचे एफ आई जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये एफ आई, तो यहाँ से इधर जाओगे ना, यहाँ से इधर जाओगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, न्यूटन का जो मतलब जो लिया गया था न्यूटन द्वारा, उसमें बस ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन है। फोकस पॉइंट जैसे मेजर करते थे वैसे मेजर करना है आपको। तो अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में माइनस कैंसिल होगा, एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, इट्स योर प्रूफ। इतना प्रूफ करने के बाद दोस्तों एक तो यहाँ पे रिमार्क लिख लेंगे आप, रिमार्क है इसको नोट में डाल लेना नीचे।
नोट में डालोगे क्या, नोट में आपको ये डालना है कि अगर मान लीजिए इस लेंस के दोनों साइड में सेम मीडियम, जैसे कि सेम मीडियम में कंडीशन क्या होगा कि उस समय एफ और एफ डैश की वैल्यू अगर इक्वल ले लीजिए, जैसे एफ और एफ डैश सेम फोकल लेंथ है दोनों साइड का, तो उस केस में इफ लिखोगे एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। जो एफ डैश है, यहां से एफ डैश की वैल्यू आप जो देख रहे हो, इसको माइनस एफ, एफ की वैल्यू माइनस एफ। तो इस कंडीशन, ये नोट में ही डालना है आपको कि दोनों साइड में जो आप जाओगे एयर केस लोगे, एयर के कंडीशन में जो एफ डैश लिया गया है उसको माइनस एफ, मतलब ये दोनों इक्वल वैल्यू होती है ना, एफ और एफ ये दोनों इक्वल वैल्यू होगी अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उस कंडीशन स्पेशल ये इस कंडीशन के लिए है। तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू, यहां पे माइनस एफ भरोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, तो ये न्यूटन फार्मूला है, न्यूटन का फार्मूला, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए बोर्ड में दिया जाता है दोस्तों, ये स्पेशल फॉर न्यूटन के लिए है ये। ओके, चलो अब चलते हैं दोस्तों फिर एक नए टॉपिक में, इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अब जो टॉपिक लेंगे हम लोग दोस्तों, इसमें देख लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन, इसको दोस्तों रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन इसको बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन में दो केसेस हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस द्वारा दोस्तों जब फिगर बनाते हो आप कोई भी, तो चलो मान लेते हैं एफ डैश है और ये एफ है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो दोस्तों, और इमेज इसका जब फॉर्मेशन आपको दिखाना होगा तो आपको पता है, जल्दी से फिगर खींच लो, ये आई डैश हो जाएगा और ये ओ डैश। दोस्तों एरो दिखाना नहीं भूलोगे इसमें, ये तो फटाक फिगर खींच लोगे। लेकिन आप जानते हो कि इसके पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब कि रेखीय आवर्धन का जो डेफिनेशन है, यहाँ पे आप लिखोगे रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी कि जो रेखीय आवर्धन को आप एम से दिखाते हो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि रेखीय आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही मेन डेफिनेशन है। तो अब चलो लेंथ ऑफ इमेज क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ इमेज यहाँ पे क्या लिखोगे, आई डैश इसको y2 कर लेते हैं, तो y2 नेगेटिव होगा क्योंकि उल्टा है, साइन कन्वेंशन लगाओ। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये ऊपर साइड में नापोगे तो इसको प्लस y1 लगा दो, क्योंकि ये अगर y1 है और ये y2 है तो y2 बाई y1 होगा। ठीक है, तो m की ये वैल्यू हो गई, ये लेंथ के कंडीशन में दोस्तों माइनस y2 अपॉन y1। लेकिन दोस्तों याद होगा, इसको मैं मिरर में इसको प्रूफ किया हूं कि ये जो m की वैल्यू होती है, अगर सिमिलर ट्रायंगल में आप चलोगे तो जैसे इस सिमिलर ट्रायंगल को आप जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और इसमें जाओगे तो ये इमेज का डिस्टेंस है, यहां से ये इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है,
मतलब आप सिमिलर ट्रायंगल इसमें आ जाओ और इसमें ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल में आप चले जाओ, तब आपको दिखे कौन सा, ओ डैश सी, इसको देखो, और ये सी आई डैश, ये पूरा दिखा, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, और इस सिमिलर ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ये y2 अपान y1 है, यानी लिखो ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर ट्रायंगल सी आई डैश, यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल इतना सिमिलर ट्रायंगल इतना। तो आप पहले उधर जाओ, उस वाले ट्रायंगल में आप जाओगे तो उसको लिख लो -y2, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए, या साइन कन्वेंशन अभी छोड़ दो, ये डिस्टेंस y2 होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस यहां से आप क्या लेते हो, इसी को ना v मानते हो, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये उधर नाप रहे हो इसलिए v ले लेते हो, और इसको इधर क्या नापता हो दोस्तों, क्या लेते हो इसको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u होता है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो साइन कन्वेक्शन यूज अगर कर दोगे इसमें, तो ये जो y2 है ये माइनस हो जाएगा, और u जो है ये भी माइनस हो जाएगा, तो यही माइनस माइनस फिनिश होगा पूरा, ठीक है। तो y2 अपान y1 इज इक्वल टू v बाई यू हो जाएगा, y2 अपान y1 इज इक्वल टू v बाई यू। अब बट y2 अपान y1 को ही ना लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y2 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस v अपान। तो दोस्तों ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पे साइन कन्वेक्शन दोस्तों ये कभी कभी बदल सकता है, क्योंकि यही इमेज यहाँ ना बन करके यहाँ बन जाएगा तो वहां बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे अभी साइन को आप ध्यान नहीं दोगे। एक्चुअल में यहाँ हम लोग साइन को ध्यान नहीं देते हैं, अब जब जैसा अप्लाई होगा वहां देखा जाएगा। अब जाओगे कहीं जब यूज करोगे उसमें दिमाग में रखना कि अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, बस ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट का ये लेंथ है, ये इमेज का लेंथ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस, बस इतना ध्यान रखना है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन का मान हमने आपको बताया उत्तल लेंस के लिए, दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही अगर अवतल लेंस के केस में आप देखते हो, तो अवतल लेंस में जो फॉर्मेशन समझाया गया था दोस्तों, ये मान लीजिए फोकस इसका है, इसका फोकस इधर एफ लेते हैं, मान लो इसका ऑब्जेक्ट आप ऐसे सीधे लेके जाओ, तो आपको पता था कि ये पीछे ड्रा करने पे मिलेगा क्योंकि आगे ऐसे बढ़ेगा ये, और एक रेंज मैंने बताया था आपको सीधा यहाँ से लेकर निकल जाओ तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, याद आ रहा है आपको। जस्ट इसके पिछले वीडियो में ध्यान से देखिए कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का बनना समझाया गया था, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो बिल्कुल ऐसा ही अगर आप यूज करोगे, सब कुछ वैसे जैसे मैंने इसमें बताया वैसे इसमें जाना है आपको। अब जैसे कि इस समय ये y1 है, ये y2 है, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो इसकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 अपान y1 होगी ना। उसके बाद डिस्टेंस दोनों v भी नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव है, v और u दोनों नेगेटिव है, तो इस केस में ये हो जाएगा v अपान। तो इसलिए ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के लिए आप जो लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन का ये फार्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो समझ गए कि m की वैल्यू v बाई यू द्वारा हम डिनोट करेंगे, और इसी पे लीनियर मैग्निफिकेशन से संबंधित कुछ फोकल लेंथ के टर्म में ये फार्मूला अपने से आप बना सकते हो, लेकिन बता दिया जाता है। यानी कि यू वी एफ के पदों में रेखीय आवर्धन, यूवीएफ के पदों में रेखीय आवर्धन, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूवी एंड यूवीएफ के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हेडिंग डाल के दोस्तों अब वी नो, हम लोग एक फार्मूला याद होगा आपको कि फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, लेंथ फार्मूला याद है।
एक लेंस के लिए जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक, इसी को लेकर के अब आप एक काम करोगे कि दोनों पक्षों में आप v से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे v/v करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v/u और यहाँ हो जाएगा v/f। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। दो केस में हम पहले मल्टीप्लाइंग बाई v ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा ये देखते रहो। अब जरा बताओ कि ये v/u को ही ना आप यम बोले थे, तो लिख दो यम, और इधर दोस्तों जो है बस फार्मूला सॉल्व करते चले जाओ। अब यम को उधर, ये माइनस m उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये आप अब यम को उधर लेके चले जाओ, इसको इसके पास लेके आओगे तो 1 - v/f हो जाएगा, या f - v/f। तो दोस्तों यम का एक फार्मूला ये हो गया ना। ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन का f और v के टर्म्स में यम का मान है। अब ऐसे याद करने से याद करो, चाहे बेटर है कि आप प्रूफ फटाफट याद रखो कैसे प्रूफ किया गया है, इजी प्रूफ है। इसी का सेकेंड केस है, जैसे ये इक्वेशन अगर स्टार हम लोग मानते तो फिर लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग बाय u ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन स्टार, यानी समीकरण स्टार के दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, जैसे v का गुणा किया था अब u का गुणा कर दो, देखो क्या मिलता है। फिर इसको देखते रहो ध्यान से, तो इसको आप क्या लिखोगे u/v, और ये 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा u/f। ओके, और अब जरा ध्यान से देखो, ये u/v है, ठीक है ना। अब एक काम करो, u/v को, जैसे v/u को यम लिखते हो तो u/v को क्या लिखोगे 1/m, और ये दोस्तों 1 को उधर लेके चले जाओ तो 1 + u/f। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा f + u/f। ये 1/m है, लेकिन m की वैल्यू अगर निकालना होगा तब क्या करोगे, उलट दो, f/f + u। ये सेकेंड फार्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन दोस्तों, यानी रेखीय आवर्धन का ये f/v के टर्म्स में है और ये f/u के टर्म्स में है, रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको जरूरत पड़ती है, ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं दिया जाता, बस न्यूमेरिकल के लिए इसका यूज है, इसलिए ध्यान रखें। ठीक है, हाँ चलो दोस्तों, नेक्स्ट एक और फार्मूला हम लोग अभी देख लेते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। देखो दोस्तों, ये टॉपिक मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलता है, कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि लेंस की क्षमता कहते हैं किसको, इसको डेफिनेशन में जानेंगे पहले हम लोग, परिभाषा इसकी क्या है। डेफिनेशन या परिभाषा, लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या है। देखो दोस्तों, परिभाषा को याद करने से पहले आप समझते हैं कि लेंस की क्षमता तो एक लाइन का परिभाषा है, बिल्कुल इजी है, लेकिन उसके पीछे का जो राज वो समझोगे तो बड़ा अच्छा फील करोगे आप, है क्या। अच्छा बताओ, देखो क्षमता का वास्तव में मतलब ये होता है कि कोई, जैसे किसी मशीन की क्षमता, किसी व्यक्ति की क्षमता,
यानी कि पावर ऑफ मशीन, पावर ऑफ मैन अक्सर बोला जाता है ना। और ये होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उसकी शक्ति या पावर बोली जाती है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि लेंस का क्या कार्य है? लेंस का क्या कार्य है, सोचो जरा। एक्चुअल में लेंस क्यों यूज करते, उसका काम क्या है? लेंस देखो बड़ा इजी है, क्षमता हम पढ़ रहे हैं, और क्षमता जिसको पावर आप कर, लेकिन पावर क्षमता का मतलब है कि किसी कोई वस्तु अपने काम को कितना ज्यादा कर सकता है, कितना अच्छे से कर सकता है, वो उसका पावर होता है। उसी से डेफिनेशन बनी है। तो आप जरा बता दो लेंस का कार्य क्या है। देखो लेंस का मुख्य कार्य यह है किरणों को मोड़ देना, ये ना लेंस का काम है। यूं जा रहे तो यूं कर दे, यूं जा रहे तो यूं कर, मतलब घुमाएगा तभी ना उसको इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि किसी लेंस का मुख्य कार्य है किरणों को मोड़ना, लाइन याद रखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लेंस किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। जो लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन अब चलते हैं कि कौन सा लेंस किरण को ज्यादा मोड़ेगा, कौन सा लेंस किरण को कम मोड़ेगा, ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक देखो ये बिल्कुल पतला सा लेंस है, थोड़ा सा और इसको हमने मोटा कर दिया, और एक लेंस हमने और मोटा ले लिया। आप ये जानते हो कि जो पतला लेंस है इसकी फोकस जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होनी चाहिए। इसके कंपैरिजन में इसका जो फोकल लेंथ आप देखोगे तो थोड़ा कम होना चाहिए, और इसके कंपैरिजन में इसका फोकल लेंथ तो और कम होना चाहिए। क्यों? आप जानते हो पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है कि मोटे लेंस की? ये एक लेंस ऐसे मैंने बना रखा है, तो इसका जब पूरा गोला बनाओगे तो बड़ा गोला बनेगा तो इसका फोकस भी ज्यादा होगा, लेकिन यही मोटा लेंस करोगे तो इसका गोला छोटा बनेगा। तो अगर ये छोटा बनेगा तो इसका फोकल लेंथ भी कम होगा। तो याद रखना कि मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, अब पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों समझाया है कुछ एक दो जगह पे। तो इसलिए पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम है। लेकिन आप ये जानते हो कि जो स्ट्रेट रेज कहीं से चलती है तो ये सीधी रेज है, ये मुड़ेगी तो अपने फोकस से जाएगी ना। अच्छा यहीं पे अगर ये सीधी रेज है तो ये अपने फोकस से यहां से जाएगी, और एक यहाँ पे रेज है, अगर ये मुड़ेगी तो अपने फोकस से ये भी जाएगी, ये भी अपने फोकस से जाएगी। अच्छा आप इन तीनों में बताओ कि किस लेंस ने किरण को सबसे ज्यादा मोड़ा है। सब पर हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराया है ना, किस लेंस ने किरण को ज्यादा मोड़ा है? देखो ये पतलू हैं, लेंस को ये किरण को इतना मोड़े हैं, थोड़ा सा मोटे हैं, ये किरण को और ज्यादा मोड़ गए। लेकिन ये पहलवान है और ये किरण को यहां से सीधा जाता तो इतना मोड़ दिया इसने, है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किरण को मोड़ने का काम कौन किया? मोटे भाई, पहलवान है, इसलिए इसने किरण को ज्यादा मोड़ा है। तो इसका मतलब ये तय है कि ये किरण को अगर ज्यादा मोड़ा है तो इसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? यानी लेंस की क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है, जो मोटा लेंस है उसकी क्षमता ज्यादा है। और क्षमता को दोस्तों हम लोग ऐसे पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, पावर, ठीक है। और अब देखा जाए फोकल लेंथ किसका ज्यादा है? फोकल लेंथ तो इसका ज्यादा है, फोकल लेंथ इसका, फोकस दूरी इसकी ज्यादा है, इसकी फोकस दूरी कम है, लेकिन क्षमता इसकी ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है। याद आया? अब यहां से डेफिनेशन आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, बड़ा सिंपल लाइन है। किसी लेंस की क्षमता की परिभाषा, अब मैं बोल रहा हूं, आप देखो ध्यान समझो। किसी लेंस की क्षमता की परिभाषा दोस्तों दी जाती है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया। दैट्स ऑल, बस एक लाइन का यही डेफिनेशन, लेकिन इसके पीछे का राज बड़ा मजेदार है। तो यहां पे हम कह सकते हैं अगर क्षमता P है और फोकल लेंथ F है तो हम इसको कह सकते हैं 1/F। लेकिन दोस्तों विद्वानों ने यह बता दिया कि इसको मीटर में नापना है आपको।
जो फोकल लेंथ नापोगे, कभी भी ध्यान रखना कि जब पावर को डिफाइन करना तो फोकल लेंथ को हमेशा और हमेशा मीटर में ही नापना है। ठीक है, समझाने को तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब लिखने का काम बड़ा छोटा सा है। देखो लिखोगे क्या, जैसे लेंस की क्षमता को डिफाइन करना है दोस्तों, बस इतना ही लिखना है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया। ओके, द पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस व्हाइल फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, और बाकी चीजें मैं समझा चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। आप रटे हो केवल कि P इक्वल टू 1/f, लेकिन मैंने समझाया है कि कैसे P इक्वल टू 1/f आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो फोकल लेंथ हो गया, लेकिन अब थोड़ा इसका यूनिट देख लिया जाए। यूनिट मतलब मात्रक। देखो दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आप देख सकते हो, अगर ये मीटर में नापा गया होगा तो ये मीटर प्रति मीटर हो जाएगा ना लेंस की क्षमता। क्षमता का मात्रक दोस्तों, इसको प्रति मीटर यानी कि मीटर पर -1 लगा दो, या हम इसको डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर को भी हम लोग कैपिटल D ब्रैकेट में लिख के शो करते हैं। ये किसी लेंस की क्षमता का दोस्तों ये मात्रक है, यूनिट है। क्या होता है? डायोप्टर। लेकिन शर्त है यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही नापा जाना चाहिए, तभी इसको डायोप्टर बोल सकते हो। समझ में आया ना? और अब इसी के आगे थोड़ा सा और 1-2 स्टेप से जरा समझ लो कि जो डायोप्टर बताया गया, अब जरा समझो कि P इक्वल टू 1/f हमने बताया कि ये मीटर में है। तो इस क्षमता को अब जैसे मान लो उत्तल लेंस के कंडीशन में आप जाओगे, उत्तल लेंस के लिए यानी फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप जानते हो दोस्तों कि F जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, तो इसका जो यूनिट होगा P की वैल्यू 1/f, और इसको हम लोग डायोप्टर में बोलेंगे। ये यूनिट है इसका, बस D लिख दोगे डायोप्टर, ये इसको +D भी कहते हैं कुछ लोग, और ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यही कॉन्केव केस में जाओगे तो F की वैल्यू नेगेटिव लेते हो, और तब इसका यूनिट जब लिखोगे फॉर कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए, तब दोस्तों इसको -D माइनस डायोप्टर में शो करते हैं। जैसे +D लिखा हुआ तो समझ जाना कि वो उत्तल लेंस है, -D अगर लिखा गया तो समझ जाना कि वो अवतल लेंस है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कि लेंस की क्षमता का अर्थ क्या है। लेकिन लेंस की क्षमता पे दोस्तों एक और अच्छा टॉपिक है क्या, वो समझा दिया गया, लेकिन आप जान लो कि एक्चुअल में जब किसी लेंस को आप किसी द्रव में डुबा देते हो तो क्या होता है, ये पीछे आपको समझाया जा चुका है। आपको याद होगा कि फोकल लेंथ जो है, जब लेंस को किसी कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाए थे तो क्या हुआ था, फोकस दूरी बढ़ गई थी, याद है? तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो उसकी क्षमता घटेगी, तो आप उसको पकड़ के यूज कर सकते हो। मैं लेंस को किसी द्रव में डुबा करके डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो लेंस को जब डुबाओगे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो यहां देख लो क्षमता उल्टा होता है, तो फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, फोकस दूरी नहीं बदलेगी तो क्षमता भी नहीं बदलेगी। तो आप समझ सकते हो क्या करना है उसके लिए, तो वहां पे आप ज्वाइन करके अपने को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब तक जो आपको इसमें समझाया गया आप इसको देख लेना, क्लियर कर लेना, और तब तक हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटिन्यू। अभी तब तक के लिए थैंक यू।